स्नातक द्वितीय वर्ष यानी बीए द्वितीय वर्ष, प्रश्न पत्र द्वितीय, राजस्थान का इतिहास। आप लोगों का विषय चल रहा है राजपूत मुगल प्रतिरोध। इसके अंतर्गत आप लोग इससे पहले राजपूतों की केंद्रीय सत्ता के प्रतिनिधि प्रतिरोध की नीति के अंतर्गत महाराणा सांगा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। जहाँ हम राजपूत मुगल प्रतिरोध की नीति की बात करते हैं, वहाँ राजपूत मुगल प्रतिरोध में सबसे पहला और प्रमुख राजा जो राजस्थान के मुगलों से प्रतिरोध करने वाले थे, वे थे मेवाड़ के राजा। महाराणा सांगा भी मेवाड़ के थे और महाराणा सांगा ने भी बाबर के प्रति प्रतिरोध किया था। खानवा युद्ध उन्होंने किया और इसी क्रम में महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। मेवाड़ के राजाओं ने न केवल मुस्लिम आक्रांताओं की विस्तारवादी नीति का प्रतिरोध किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपितु उन्होंने पराधीनता की स्याह रजनी में भी चाहे धीरे धीरे ही अपनी स्वतंत्रता की मशाल को हमेशा जलाए रखा। आप लोग ये देखेंगे, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे आप लोग देखेंगे कि मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के राजाओं ने प्रतिरोध की नीति को अपनाया 1614 ईस्वी तक, जब तक कि राणा अमर सिंह ने उनके साथ एक संधि नहीं कर ली उस समय तक। हालांकि उसके बाद कर्ण सिंह ने भी उसी नीति को अपनाया, लेकिन कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह ने फिर से साम्राज्यवादी नीति को अपना लिया और केंद्रीय सत्ता का प्रतिरोध करना उन्होंने भी शुरू कर दिया। जगत सिंह के पुत्र राज सिंह के समय में भी हमें यही नीति दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के राजाओं की ये प्रवृत्ति थी कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। तो मेवाड़ के महाराणाओं ने लगातार मुगलों के साथ संघर्ष किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ कि महाराणा सांगा के पश्चात मेवाड़ में क्या हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को जीत लिया था और सांगा की मृत्यु हो गई। और सांगा की मृत्यु के बाद जो मेवाड़ का राज दरबार था वो षड्यंत्र, हत्याओं और हत्या के प्रयत्नों का केंद्र बन गया। सांगा ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही मेवाड़ के विभाजन की एक तरह से नींव डाल दी थी। महाराणा सांगा की चहेती रानी थी रानी कर्मवती, जो हाड़ा रानी थी, यानी कि हाड़ौती से संबंधित थी। उसके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। राणा सांगा ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को रणथंभौर का किला और 60 लाख रुपए वार्षिक आमदनी की जागीर प्रदान कर दी थी और बाकी जो राज्य था वो राज्य अपने सबसे बड़े पुत्र रतन सिंह को दिया था और इस तरह से मेवाड़ को उसने विभाजित कर दिया। जब 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठा। उसका समय है 1528 से 1531 ईस्वी। रतन सिंह इस समय में जैसे ही राजा बना, रतन सिंह ने अपनी सौतेली माता या विमाता कर्मवती से रणथंभौर का दुर्ग और सांगा की कमरपेटी और उसका रत्न जटित मुकुट ये मांगना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में मनमुटाव बढ़ गया। कर्मवती स्वयं भी एक महत्वाकांक्षी महिला थी और वो चाहती थी कि उसका पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। उसके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। अतः विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठाने के लिए उसने मुगल सम्राट बाबर से सहायता मांगी और उससे ये बात कही कि यदि वो उसे सहायता देता है तो उसके बदले वह उसे रणथंभौर का दुर्ग और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से छीना गया रत्न जड़ित मुकुट और कमरपेटी बाबर को दे देगी। बाबर ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन बाबर उस समय अनेक समस्याओं से ग्रस्त था और ऐसे ही समय में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और इस तरह से ये जो सौदेबाजी बाबर और कर्मवती के मध्य हुई थी यह पूर्ण नहीं हो पाई और जिससे कि कर्मवती और रत्न सिंह के मध्य जो वैमनस्य था वो बढ़ गया। बूंदी का राजा सूरजमल हाड़ा कर्मवती का भाई था। 1531 ईस्वी में सूरजमल ने अहेरिया उत्सव में शामिल होने के लिए रत्न सिंह को आमंत्रित किया। जब दोनों शिकार खेल रहे थे तो उसी समय में किसी बात पर उन दोनों की मध्य लड़ाई हो गई और आपस में लड़ते हुए दोनों की ही मृत्यु हो गई। अब जब रत्न सिंह की मृत्यु हो गई तो रत्न सिंह की मृत्यु के बाद कर्मवती का पुत्र
विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। विक्रमादित्य का समय है 1531 से 1536 ईस्वी। विक्रमादित्य आलसी था, अयोग्य था और विलासिता पूर्ण था। ऐसे में एक तो राज्य की बागडोर कर्मवती के हाथ में आ गई, जो कि मेवाड़ के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध हुई। विक्रमादित्य की विलासिता और कर्मवती के अशिष्ट व्यवहार के कारण अनेक मेवाड़ी सामंत अपने जागीरों में लौट गए और कुछ सामंतों ने गुजरात के राजा बहादुर शाह के दरबार में शरण ले ली और उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। बहादुर शाह भी यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था और ऐसे में 1531 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस अवसर पर यह कहा जाता है कि कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उसे मेवाड़ की रक्षार्थ सहायता भेजने की याचना की, लेकिन हुमायूं अपनी कट्टरता के कारण या अन्य कारण से कट्टर मुसलमान था, हिंदू राज्य की रक्षा करना अपना धर्म नहीं मानता था और इसीलिए उसने औपचारिक संवेदना के साथ रानी के दूत को उपहार आदि देकर लौटा दिया, लेकिन मेवाड़ की सहायता में कोई कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से पराजित होकर रानी कर्मवती को या मेवाड़ को बहादुर शाह के साथ मार्च 1533 ईस्वी में एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत बहुत सा धन गुजरात के सुल्तान को देना पड़ा। महमूद खिलजी के द्वारा जो जीते गए मालवा के क्षेत्र और प्रतीक चिन्ह था जो कि सांगा ने जीता था, वो सब उन्हें देने पड़े। लेकिन विक्रमादित्य और कर्मवती ने इस घटना से कोई सबक नहीं सीखा और सामंतों के प्रति उनका अशिष्ट व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार बना रहा। अतः मेवाड़ के सामंतों ने पुनः बहादुर शाह को भड़काया। अब बहादुर शाह भी ये चाहता था कि वो पूरे ही राज्य पर अधिकार कर ले मेवाड़ पर, और इसीलिए बहादुर शाह ने फिर से 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस अवसर पर बहादुर शाह ने हुमायूं को यह पत्र भेजा कि मैं जिहाद पर हूँ, तुम विक्रमादित्य की मदद करोगे तो कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगे। और जब तक बहादुर शाह चित्तौड़ विजय में व्यस्त रहा, हुमायूं भी अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण उसके विरुद्ध नहीं आया और ग्वालियर में रुककर चित्तौड़ आक्रमण के परिणाम की प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि इसे हुमायूं की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल माना जाता है, लेकिन फिर भी हुमायूं ने मेवाड़ को बहादुर शाह के समक्ष अपमानजनक पराजय का सामना करने के लिए विवश कर दिया, ऐसा माना जाता है। अगर हुमायूं उस समय मेवाड़ की सहायता कर देता तो शायद मेवाड़ भी आगे चलकर हुमायूं की सहायता के लिए उपस्थित रहता और ये भी हो सकता था हुमायूं के आने की सूचना मिलकर बहादुर शाह बिना लड़े ही लौट जाता। हुमायूं के आगमन का सीधा अर्थ था मेवाड़ की स्वतंत्रता की समाप्ति। मेवाड़ की स्वतंत्रता मुगलों की संपत्ति हो जाती और मेवाड़ के मुगलों के अधीन एक सूबा, लेकिन मेवाड़ इस समय में गुजरात का सामना करने की भी स्थिति में नहीं था, तो ऐसे में एक पक्ष की सहायता लेना उसके लिए आवश्यक था। वस्तुतः कर्मवती ने अपने पुत्रों को बूंदी भिजवा दिया और अन्य स्त्रियों के साथ जौहर का पालन किया। राजपूत योद्धाओं ने बहादुर शाह के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन असफल हुए और 8 मार्च 1535 को बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन चित्तौड़ पर अधिक समय तक उसका अधिकार नहीं रह पाया। जब चित्तौड़ विजय की सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध चल दिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ में बुरहान उल मुल्क बवानी को सौंपा और स्वयं लौट गया। जैसे ही गुजराती सेना वापस लौटी, राजपूतों ने फिर से चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य से के व्यवहार से मेवाड़ी सरदार इत्यादि इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने और बनवीर ने मिलकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। एक बार फिर से विक्रमादित्य की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ में आंतरिक गृह युद्ध शुरू हो गया। बनवीर महाराजा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज, जो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसकी जहर देकर सिरोही के राजा ने हत्या की थी, पृथ्वीराज के सबसे बड़े पुत्र का अनौरस पुत्र था बनवीर, और बनवीर ने ही कुछ मेवाड़ी सामंतों को अपनी ओर मिलाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी।
अब बनवीर चाहता था कि वो विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मार दे और वो स्वयं राजा बन जाए। और इसीलिए बनवीर ने जब उदय सिंह की हत्या करने की कोशिश की तो इस समय में पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया। यह कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में भी कि किस तरह से पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि दी और उदय सिंह को सुरक्षित कर उसने उन्हें कुंभलगढ़ भिजवा दिया और इस प्रकार से उदय सिंह को बचा लिया। बाद में बनवीर के व्यवहार और उसके दुष्कृत्यों से मेवाड़ी सामंत उससे रुष्ट हो गए और जब उन्हें उदय सिंह के सुरक्षित होने की सूचना मिली तो वो कुंभलगढ़ में एकत्रित होने लगे। और कुछ समय के बाद उदय सिंह ने अपनी शक्ति को एकत्रित करके चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, बनवीर भाग गया और धीरे धीरे उदय सिंह ने 1540 ईस्वी तक संपूर्ण मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ का राजा बन गया। 1535 ईस्वी के पश्चात विक्रमादित्य और उसके बाद बनवीर के समय हुमायूं मुगल सम्राट रहा था, यानी कि 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं के दिल्ली के सम्राट का प्रथम चरण था। लेकिन आंतरिक समस्याओं में इतना व्यस्त था कि उसने मेवाड़ की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। 1540 से 1572 ईस्वी का समय है उदय सिंह का, जब उदय सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। हालांकि जब उसका राज्यारोहण हुआ था तब मेवाड़ की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन उदय सिंह ने धीरे धीरे मेवाड़ की स्थिति को अच्छा कर लिया। इधर 1540 ईस्वी में हुमायूं के स्थान पर शेर शाह गद्दी पर बैठा। उधर उदय सिंह अपने राज्य को मजबूत बनाना चाहता था और इसीलिए उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में एक तो उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गिरवा की पहाड़ियों में यह क्षेत्र था और इसीलिए सुरक्षित स्थान के रूप में उदयपुर को राजधानी बनाई गई। उसने बूंदी, सिरोही आदि सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, सिवाय एक मारवाड़ के, क्योंकि मारवाड़ में इस समय मालदेव राजा था और मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ बहुत शक्तिशाली हो गया था। और इधर तो मेवाड़ और इधर मारवाड़ दोनों ही साम्राज्यवादी नीति का पालन कर रहे थे। अब बात करते हैं शेरशाह की। 1540 ईस्वी में जब शेरशाह गद्दी पर बैठा तो शेरशाह ने कुछ समय के बाद ही मारवाड़ के राजा मालदेव के विरुद्ध आक्रमण किया। मार्च 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया और मालदेव वहां से मारवाड़ की तरफ आ गया। गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह ने आसानी से जीत लिया, लेकिन अब शेरशाह मेवाड़ पर सीधे आक्रमण नहीं करना चाहता था और इसीलिए जब वह मेवाड़ के विरुद्ध आगे बढ़ा तब उदय सिंह भी आमने सामने का युद्ध नहीं करना चाहता था और उदय सिंह ने अधीनता की सूचक चित्तौड़ के दुर्ग की चाबियां शेरशाह को लौटा दी। अतः शेरशाह उसके इस आत्मसमर्पण से संतुष्ट हो गया, वापस लौट आया और राजनीतिक प्रभाव के लिए समशका आदि को चित्तौड़ में छोड़ गया। यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि उदय सिंह ने उस समय में दूरदर्शी नीति का पालन किया कि वो जानता था कि नवस्थापित राज्य है और ऐसे में अभी आंतरिक शक्तियों को मजबूत करना अधिक जरूरी है बजाय बाह्य शत्रुओं का सामना करने की। तो ऐसे में उदय सिंह ने शेरशाह को की नाममात्र की अधीनता स्वीकार करके उस समय के उचित सही कार्य किया था। हो सकता है कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हो, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। मेवाड़ के गागरोन और रणथंभौर पर अफगानों ने अधिकार कर ही लिया था। चित्तौड़ इस समय में बच गया। अब उसके पश्चात उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। बूंदी और सिरोही इन राज्यों के साथ उसने अपने संबंध अच्छे बनाए। अब बात करते हैं उदय सिंह और अकबर की। 1556 ईस्वी में अकबर दिल्ली का राजा बना। अकबर के दिल्ली का राजा बनने के कुछ समय के पश्चात ही अकबर ने राजस्थान के विरुद्ध एक नीति का पालन किया था, जिसमें जिन राज्यों ने अपने ही मन से उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया उसे उसने अधीन कर लिया और जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया उनके विरुद्ध उसने युद्ध कर दिया। अकबर ने 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के कारण क्या थे? दोनों की साम्राज्यवादी नीति। उदय सिंह अपने राज्य में अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे और इधर अकबर संपूर्ण राजस्थान को अपने अधिकार में करना चाहते थे।
अबुल फजल ये कहते हैं कि चित्तौड़ आक्रमण का इसका जो कारण था वो कारण था कि अकबर राणा के सुदृढ़ किलों के घमंड को चूर करना चाहता था और इसीलिए अकबर ने वहाँ पर आक्रमण किया। निज़ामुद्दीन और बदायूनी कहते हैं कि राणा उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को सहायता दे रखी थी, जो कि अकबर का विरोधी था, शत्रु था, और इसीलिए अकबर ने उसे पाने के लिए इस पर आक्रमण किया। वी स्मिथ कहते हैं कि राजनीतिक औचित्य और आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित होकर अकबर की संपूर्ण भारत पर आधिपत्य करने की जो अभिलाषा थी वो आक्रमण का प्रमुख कारण थी। सतीश चंद्र और घोष आदि विद्वानों का मानना है कि जब सभी राजपूत नरेशों ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तो केवल मेवाड़ ही इससे बचा था। हालांकि इसे गोपीनाथ शर्मा नहीं मानते, क्योंकि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इस समय तक केवल आमेर अकबर के अधीन था। बाकी रणथंभौर 1569 में अधीन हुआ और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ने 1570 में नागौर दरबार में दिल्ली की अधीनता को स्वीकार किया था। केवल मालवा का बाज बहादुर 1562 में अकबर के अधीन हो पाया था। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये तो नहीं कह सकते कि केवल मेवाड़ ही उस समय में स्वतंत्र बचा था। वस्तुतः ये कहा जाता है अकबर की साम्राज्यवादी नीति इसका प्रमुख कारण थी। अकबरनामा के अनुसार एक दिन अकबर ने अपने धौलपुर मुकाम में हंसी हंसी में राणा से रुष्ट होकर आए उसके पुत्र शक्ति सिंह को सुनाकर यह कहा था कि अन्य राजा उसके अधीन हो गए किंतु राणा अभी तक अधीन नहीं हुआ, और शक्ति सिंह ने इसे मेवाड़ पर आक्रमण का संकेत मान लिया और अकबर को बिना बताए राज दरबार से लौट आया और मेवाड़ आ गया, और यहाँ अकबर की योजना की सूचना उसने अपने पिता को दे दी। शक्ति सिंह चूंकि बिना आज्ञा के वापस लौटा था, अकबर ने इसे गलत मान लिया और इसीलिए अकबर ने उसे चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अक्टूबर 1567 में उसकी सेनाओं ने चित्तौड़ के पूरे दुर्ग को घेर लिया। उदय सिंह को अपने पुत्र से आक्रमण की संभावित सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी और ऐसे में उदय सिंह को उसके मेवाड़ी सरदारों ने यह सलाह दी कि अकबर की सेना विशाल है, उसका सामना उदय सिंह नहीं कर सकता, तो दुर्ग की रक्षा का दायित्व वह मेड़ता के राजा जयमल राठौड़ को सौंपकर स्वयं गिरवा प्रदेश में चला गया। अब इसकी भी कटु आलोचना की गई है। कुछ लोग मानते हैं सही कार्य था, कुछ लोग मानते हैं गलत कार्य था। कई विद्वान कहते हैं कि उदय सिंह का यह कार्य नई नीति, नई चाल और क्रांतिकारी कदम था, दूरदर्शीपूर्ण कदम उसने उस समय उठाया था। और अनेक लोग कहते हैं कि उसने गलत कार्य किया था, चित्तौड़ को इस तरह से छोड़ दिया और इसीलिए अकबर ने आसानी से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जयमल राठौड़ और एक सरदार और थे पत्ता, उन दोनों ने मिलकर, उनका पूरा नाम था फतेह सिंह लेकिन पत्ता के नाम से फेमस है, उन दोनों ने मिलकर चित्तौड़ की रक्षा का प्रयत्न किया, वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, लेकिन दुर्ग की प्राचीरों की मरम्मत कराते वक्त 23 फरवरी 1568 को जयमल अकबर की गोली से मारा गया। अब राजपूतों के समक्ष कोई भी नेता नहीं बचा, तो राजपूतों को ये पता चल गया कि दुर्ग का पतन निश्चित है और इसीलिए दुर्ग की स्त्रियों ने तीसरा साका बोलते हैं सामूहिक रूप से जब स्त्रियां जौहर करती हैं, जौहर एक स्त्री का होता है और साका संपूर्ण स्त्रियों का होता है, तो उन्होंने साका किया और 25 फरवरी को पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने निर्णायक संघर्ष के लिए दुर्ग के फाटक खोल दिए। भीषण संग्राम हुआ, मुगलों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अकबर ने चित्तौड़ के हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। हालांकि यह उसके चरित्र पर एक गहरा कलंक भी है। और उसके बाद दुर्ग पर आसफ खां को नियुक्त कर अकबर अजमेर होता हुआ आगरा लौट आया। उदय सिंह के लिए यह गहरा आघात था, लेकिन अकबर ने भी बहुत मुश्किल से यह विजय प्राप्त की थी और अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले की मुख्य द्वार पर दोनों की मूर्तियां घोड़े पर आसीन लगवाईं। उधर उदय सिंह ने 4 वर्षों में कुंभलगढ़, गोगुंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सैनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। हालांकि उसके बाद अकबर फिर कभी उदय सिंह के विरुद्ध नहीं आया। 2 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु हो गई। हम ये कह सकते हैं कि उदय सिंह ने अपने जीवन पर्यंत मुगलों के साथ युद्ध किया और उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इससे अगले वीडियो में आपको महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।